नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नवाचारियों को संबोधित किया। कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्षों में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। प्रधानमंत्री कल से 2 दिन के गुजरात दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित करने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सुरक्षा बलों से सुनियोजित आतंकवाद रोधी अभियान जारी रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टरगोमेना लॉरेंसटेक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश इस वर्ष अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने को तैयार। दिल्ली सरकार ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। और बैडमिंटन में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज खेलेंगे। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने युवाओं में पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की नवाचार रैंकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में पेटेंटों की संख्या 7 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिकॉर्न उद्यमों की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा कृषि से लेकर ड्रोन प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी प्रयोग कर सकते हैं। भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से ड्रोन को बढ़ावा देने या सिंचाई के लिए नई तकनीक जैसे कृषि क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान तलाशने की अपील की। कल रात स्मार्ट हैकाथॉन के नवाचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत के लिए स्मार्ट समाधानों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को सामाजिक और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों, सरकार और निजी संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल से नए भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जनभागीदारी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जय अनुसंधान के संकल्प से अगले 100 वर्ष में नए भारत का सपना साकार होगा। इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृतकाल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी।
प्रधानमंत्री कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे। वे कल शाम अहमदाबाद में साबरमती नदी तट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे और रविवार की सुबह भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भुज में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को गांधीनगर में भारत में सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री खादी को लोकप्रिय बनाने, खादी उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने और युवाओं में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। श्री मोदी के इन प्रयासों से वर्ष 2014 से देश में खादी की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और सर्वाधिक वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी निर्यात प्रतिबंध नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे गेहूं के आटे के निर्यात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। एक रिपोर्ट। गेहूं के 2 प्रमुख निर्यातक देशों रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष से गेहूं की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है और भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। इससे घरेलू बाजार में भी गेहूं का मूल्य बढ़ा है। इस वर्ष मई में देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग बढ़ी और घरेलू बाजारों में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। भारत से आटे के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 200% की वृद्धि दर्ज की गई। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा ग्रिड के कार्यों और पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने के विभिन्न उपायों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खात्मे के लिए सुनियोजित आतंकरोधी अभियानों के जरिए समन्वित प्रयास जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को सीमा और नियंत्रण रेखा को अभेद बनाने के प्रयास करने चाहिए। बैठक के दौरान गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित एजेंसियों को गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए क्षमताओं में सुधार करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर का है। गृहमंत्री ने इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा की सफल संचालन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये यात्रा आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, सेना प्रमुख मनोज पांडे, रॉ प्रमुख सामंत गोयल और सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया के रक्षा राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टरगोमिना लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा उद्योग सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नई संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग वर्ष 2003 में किए गए एक सहमति के आधार पर होता है। डॉक्टर स्टरगोमिना अपने भारत प्रवास के दौरान हैदराबाद भी जाएंगी और भारतीय रक्षा उद्योग के साथ बातचीत करेंगी। वो मेडक में आयुध कारखाने तथा हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दौरा भी करेंगे। देश में इस वर्ष अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी पूरी है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली में भारतीय टेलीग्राफ अधिकार नियम 2016 में संशोधन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य तेजी से 5G लागू करने के लिए दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। संचार मंत्री ने कहा कि सुचारू 5G सेवाओं के लिए 4 बुनियादी घटक हैं: स्पेक्ट्रम आवंटन, अधिकार नियम अनुमति में सुधार, सहकारी संघवाद और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन और तालमेल का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आरओडब्ल्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशन करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे। संचार मंत्री ने कहा कि एकीकृत तरीके से बुनियादी ढांचा विकास की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप ही गतिशक्ति संचार पोर्टल इस वर्ष मई में शुरू किया गया।
श्री वैष्णव ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा रेलवे और राजमार्ग जैसे प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे 5G सेवाएं लागू करने की पूरी तैयारी की जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना 5 लाख रुपए तक की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई तेज होने को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल अपने सरकारी आवास पर पार्टी विधायकों की मुलाकात की। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। चौधरी कुमार ने कहा कि आबकारी नीति घोटाले पर आम आदमी पार्टी श्वेत पत्र जारी करे और यदि आम आदमी पार्टी श्वेत पत्र जारी नहीं करती है तो कांग्रेस श्वेत पत्र लाकर लोगों को घोटाले से अवगत कराएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि फैसले की प्रति राजभवन पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आज इस मामले में फैसला ले सकते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन 2024 तक समूचे कार्यकाल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्टी ने मुख्यमंत्री सोरेन की छवि अफवाह फैलाकर खराब करने का आरोप लगाया और भाजपा नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। उनकी नियुक्ति इस वर्ष 1 नवंबर से 3 वर्ष के लिए की गई है। डॉक्टर सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर सुरजीत भल्ला की नियुक्ति 2019 में हुई थी। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में नदी जल बंटवारे, बाढ़ संबंधी आंकड़े साझा करने, नदी प्रदूषण से निपटने, तलछट प्रबंधन पर संयुक्त सर्वेक्षण और नदी तटों की सुरक्षा सहित आपसी हित की कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। संयुक्त नदी आयोग की यह बैठक 12 वर्ष बाद आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 1 महीने के बढ़ते संक्रमण के बाद मंकी पॉक्स के मामलों में पिछले सप्ताह 21% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यूरोप में इसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। वहां प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, व्यवहार परिवर्तन और टीकाकरण से इसे फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 96 देशों में मंकी पॉक्स के 41,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 12 मौतें हुई हैं। इनमें ज्यादातर मामले अमेरिका से हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नवाचारियों को संबोधित किया। कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्षों में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। प्रधानमंत्री कल से 2 दिन के गुजरात दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित करने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सुरक्षा बलों से सुनियोजित आतंकवाद रोधी अभियान जारी रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश
इस वर्ष अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने को तैयार। दिल्ली सरकार ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और बैडमिंटन में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 28 अगस्त FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में और कल से सोमवार तक पूरे राज्य में भारी वर्षा का अनुमान है। येलो अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और राज्य आपदा मोचन बल को सतर्क कर दिया गया है और किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील स्थलों पर रह रहे लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणय आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के झाओ जुनपिंग से खेलेंगे। प्रणय ने कल लक्ष्य सेन को 21-17, 21-16, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी आज तीसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सत्यवान से खेलेगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 7वीं वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लॉन्च पैड के तौर पर नहीं होना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के परिणामों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर C उदय भास्कर और पत्रकार अजय बैनर्जी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। उज्बेकिस्तान में और बड़े अहम मुद्दों पर भारत के मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे SCO को चलना होगा। उन्होंने एक बड़ी अहम बात करी, रशिया और यूक्रेन का जो स्थायी युद्ध चल रहा है 6 या 7 महीने से, भारत का पक्ष रखते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रशिया और यूक्रेन को बैठ के बात करनी पड़ेगी। भारत ने ये कहा कि वहां जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन में और आसपास के मुल्कों में, उसको रिजॉल्व करना होगा। और भारत ने एक कि यूक्रेन में जो हो रहा है उससे काफी खेद है भारत को। कमोडोर भास्कर, इन 3-4 मुद्दों का उठाना इन जगहों पर SCO पर क्या महत्व है इन चीजों का? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने SCO के बैठक में जो उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया है, जिस दायरे में उन्होंने भारत के जो चिंताएं हैं, खास ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसका आपने जिक्र किया है, इसको रेखांकित करना मैं समझता हूं कि इस वक्त जबकि वो जंग जो है 6 महीने उसके पूरे हो गए हैं, ये राजनीतिक और सामरिक दायरे में काफी अहम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इससे एक प्रकार से भारत की जो विश्वसनीयता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसे जटिल मुद्दों के ऊपर विश्व में उसको लोग सुनते हैं, उसकी अहमियत होती है। और जबकि मैं कहूंगा कि इस वक्त भारत के ऊपर एक प्रकार का आशा भी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कि जब रूस और अमेरिका के बीच में तनाव एक प्रकार से यूक्रेन की वजह से बढ़ा है, दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच में तरह तरह के कारणों की वजह से वहां पे भी तनाव बढ़ रहा है। शायद भारत एक अंतर्राष्ट्रीय दायरे में एक बड़ा देश है, एक ऐसा देश है जिनकी राय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लोग सुनते हैं और आशा यही कर रहे हैं कि भारत के अलावा इंडोनेशिया भी है, तुर्की भी है, कि वो इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में किसी प्रकार का कुछ मार्ग दिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक और बात करी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। SCO की जब मीटिंग होती है उसमें पाकिस्तान भी बैठता है। रक्षा मंत्री ने जब बात करी है उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और उन्होंने दूसरी बात करी अफगानिस्तान की जो धरती है वहां से किसी भी मुल्क में टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, वहां कोई लॉन्च पैड नहीं होने चाहिए और कोई भी किस्म के टेररिज्म को वहां जिसे कहते हैं पनपने नहीं देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अगर आप एससीओ के जो राजनीतिक जितने भी चर्चाएं हुई थी उस वक्त, उसका अगर समीक्षा करेंगे तो ये एक बुनियादी चुनौती था। इसमें एक प्रकार का विडंबना का भी पहलू है, विरोधाभास का भी पहलू है कि जो राष्ट्र, जो मुल्क दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा, उनको गुट में शामिल किया जाए या नहीं। ये एक जटिल राजनीतिक सवाल था, सामरिक सवाल था चीन और रूस के लिए। सब जानते थे, चाहे वो मॉस्को में हो या बीजिंग में बैठे हैं या स्थान में या तुर्की में, कहीं भी, ईरान में, कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है। पर ये, जैसे मैंने कहा, विडंबना का भी पहलू है, विरोधाभास भी है कि आप उसी देश को शामिल कर रहे हैं और एससीओ के अंदर हम काउंटर टेररिज्म की क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर भी एक्सरसाइज में शामिल होगा। तो ये मैं कहूंगा कि एससीओ का एक बहुत ही खास पहचान है कि उसी देश के साथ एंगेजमेंट, बातचीत हो रहा है दहशतगर्दी के मामलों के ऊपर, और आशा यही करते हैं कि एक प्रकार का राजनीतिक दबाव हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि आपके नीतियों में बदलाव लाए। अगले साल से भारत एससीओ का नेतृत्व करेगा। साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी ने जो एससीओ के मुल्क हैं उन सबको भारत में न्योता दिया है। कमोडोर भास्कर, ये थिंक टैंक की बात करी है राजनाथ जी ने वहां पर और कहा है कि हम इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कोई मानव रिक्वायरमेंट आएगी, किसी प्रॉब्लम आती है, कोई आपदा आती है, उसमें एक सेमिनार कराया जाए और सारे एससीओ के मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करें। कितना अहम है सर ये? इस प्रकार का बैठक मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक इनकी भूमिका होती है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें हमारे ही जो प्रांतीय जो इस वक्त चुनौतियां हैं, उसमें अफगानिस्तान मैं कहूंगा सबसे बड़ा चुनौती है। तो ये जो एनजीओ के साथ बैठक करना, थिंक टैंक्स के साथ बैठक करना, ये एक प्रकार का मैं कहूंगा समस्या को पहचानने की एक प्रयास है। साथ साथ जितने भी एनजीओ हैं अभी अफगानिस्तान के अंदर समर्थन जो दे रहे हैं, चाहे वो यूएन के माध्यम से या कहीं और, उसका अंदाजा करके देखना है कि वो कहां तक पहुंच रहा है, कहां नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि तालिबान भी इंटरनेशनल एड जो समर्थन है उनके ऊपर आरोप ये भी है कि वो केवल उन्हीं प्रांतों में भेज रहे हैं जहां पे तालिबान का पकड़ है और उनका जो जातीय जो भी पहचान है उसके मुताबिक दिया जा रहा है, चाहे वो लड़कियां हो या औरत या जो तालिबान के नीतियों के बाहर है या दायरे के बाहर है, तो उनके लिए कठिनाई बढ़ गई है। तो ये सब मेरे ख्याल से एक प्रकार से राजनाथ सिंह साहब रेखांकित कर रहे थे। कमोडोर भास्कर, हमसे बात करने के लिए बड़ा शुक्रिया। धन्यवाद। और अब आकाशवाणी समाचार, आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की गाथा प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भारत की कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य कौशल के बल पर विजय मिली थी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की कहानी लेकर आए हैं। इस युद्ध को भारत की कूटनीति, रणनीति और सैन्य कौशल से जीता गया था। वर्ष 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान की सैन्य सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दशकों के अत्याचारों और अधीनता को समाप्त करने के लिए भारत की सटीक सैन्य योजना और सैन्य कार्रवाई की एक गाथा है। युद्ध से तबाह हुए लाखों बंगाली नागरिकों की दुर्दशा ने दुनिया भर में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी थी। भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों को पर्याप्त राजनयिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके, और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा में तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार के रुख का पूर्ण समर्थन किया था। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूँ। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें, मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में ये भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए, मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे,
किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रहे हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध में उस समय शामिल हुआ था जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत में बिना उकसावे के हवाई हमले किए थे। इसके बाद 2 मोर्चों पर भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना द्वारा वर्चस्व हासिल करने और भारतीय सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैनिकों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। It was heartwarming to watch General Manekshaw, the Chief of Army Staff, bring a word of cheer to his wounded Jawans who have just returned from Chamb and are now in a military hospital in New Delhi. ठीक है, कौन सी यूनिट है तेरी? फोरजाट। चम में लड़ाई किया, बहुत दुश्मन को मारा, शाबाश। जल्दी जल्दी तगड़ा हो जा, फिर मौका मिलूगा। कहाँ का रहने वाला तू? मेरठ का। शाबाश। क्या हो गया? गोली लग गया? कितनी? मुझे तो पहले 9 लगी थी, मैं भी देख तगड़ा हो गया, चीफ बन गया, तू भी बन जाएगा। शाबाश। आकाशवाणी ने 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आकाशवाणी ने पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण सहित इस युद्ध की हर घटना को कवर किया था। ये कार्यक्रम ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। केरल अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म महोत्सव आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल चलचित्र अकादमी में 6 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 14वें केरल फिल्मोत्सव में 261 फिल्में दिखाई जाएंगी। और निखिल, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, झारखंड की राजनीति में उठापटक की खबरें सभी अखबारों में हैं। राष्ट्रीय सहारा को लगता है लाभ के चलते संकट में सोरेन। पत्र लिखता है झारखंड के मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता पर फैसला कभी भी। हिन्दुस्तान ने सदस्यता जाने पर 5 विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल राज्यों के श्रम मंत्रियों के संबोधन को सभी अखबारों ने लिया है। हरिभूमि ने उनके इन शब्दों को सुर्खी बनाया है कि पिछले 8 साल में गुलामी वाले 29 लेबर कानूनों को 4 सरल कोड्स में बदला गया। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की सूची में शामिल। अमर उजाला की खबर है। पत्र के अनुसार 40,000 टन से ज्यादा भारी युद्धपोत बनाने में सक्षम। दुनिया के चुनिंदा देश ही कर सकते हैं ऐसे युद्धपोत का निर्माण। शान वतन शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर सेना द्वारा तिरंगा फहराए जाने का सचित्र देते हुए लिखा है। माउंट कांगड़ी पर खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण रास्तों का सामना करते हुए सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप को झटका, जारी रहेगी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच। अमर उजाला में है। पत्र के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं खारिज, जांच पर भी रोक से इनकार। दिल्ली में प्रदूषण से जंग को तैयार होगा 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है पराली को माना गया पहली समस्या। घर के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं देगा इंडिया पोस्ट, राष्ट्रीय सहारा की विशेष खबर है। पत्र के अनुसार देश भर में 10,000 नए डाकघर खोलने की तैयारी। 16 माह के शिशु के अंगदान से 2 बच्चों को मिली जिंदगी, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार अंगदान करने वाला सबसे कम उम्र का डोनर बना रिशांत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नवाचारियों को संबोधित किया। कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। प्रधानमंत्री कल से 2 दिन के गुजरात दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित करने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सुरक्षा बलों से सुनियोजित आतंकवाद रोधी अभियान जारी रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश इस वर्ष अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने को तैयार।
दिल्ली सरकार ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया और बैडमिंटन में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में एचएस प्रणय आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।